हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक एमसीक्यू देखा था। उस एमसीक्यू को में था कि जो फंजाई होता है, सॉरी जो लाइकेन होता है, वो किसका किसका कंपोनेंट होता है, यानी कि लाइकेन किससे किससे मिलकर बना होता है, किसके किसके साथ में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है। तो लाइकेन एल्गी और फंजाई इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें होता क्या है, लाइकेन में जो एल्गी होता है वो एल्गी प्रकाश संश्लेषण करती है, और जो फंजाई होता है, फंजाई यानी कि कवक, कवक इस एल्गी को रहने के लिए आधार देता है। तो एल्गी इसे भोजन देता है फंजाई को, फंजाई इसे आधार देता है। तो इस प्रकार ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो ये था एमसीक्यू का डिस्कशन। अपने सब्जेक्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम तक देखा था कि कैसे कैसे मैंग्रोव्स हैं, पूरा मैंग्रोव इकोसिस्टम और वेटलैंड इकोसिस्टम, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज का अपना अगला टॉपिक है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति होती क्या है, देखिए। सपोज कीजिए ये कोई एनिमल है, इस एनिमल का नाम है पॉलिप, इस एनिमल का नाम है पॉलिप। ये एनिमल बॉर्न होगा, यानी कि इसका जन्म होगा और कुछ दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इसका जो ऊपरी सतह शरीर होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। तो जो इसकी डेथ हो जाती है तो ये CaCO3 को ऐसे ही छोड़ देता है। फिर दूसरा ऐसे ही पॉलिप आता है, पॉलिप एक एनिमल का नाम है। फिर तीसरा एक ऐसे पॉलिप आता है, फिर चौथा एक ऐसे पॉलिप आता है, और ऐसे पांचवा पॉलिप आता है। तो इस प्रकार से एक एक ऐसे पॉलिप की डेथ होती चली जाती है। और जो ये CaCO3 है, CaCO3 ये छूटता चला जाता है। तो ये छूटता चला जाता है तो ये पहाड़ नुमा संरचना बना लेती है, इस टाइप की माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया प्रवाल। लेकिन भित्ति इस पे कहां से आती है, इस पे एक एल्गी होता है जूजेंथले, जूजेंथले। इस पे ये जूजेंथले एल्गी आके, शैवाल आके इस पे रहने लगती है। और वो क्या करती है, वो प्रकाश संश्लेषण करती है और वह भोजन बना के इसे देती है। और ये जो पॉलिप है, यानी कि जो प्रवाल है, ये क्या करता है, ये इस शैवाल को रहने के लिए आवास देता है, और ये शैवाल इस पॉलिप को खाने के लिए भोजन देता है। तो इस प्रकार ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करते हैं और आपस में साथ साथ रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो ये प्रवाल भित्ति देखने में कुछ इस टाइप का लगता है, बहुत ही रंग बिरंगा होता है। रंग बिरंगा इसलिए होता है कि जो जूजेंथले एल्गी होती है, शैवाल होती है, ये अपने आप में बहुत रंगीन होती है। और इसी के अंदर काफ़ी एनिमल्स आके रहने लगते हैं। क्यों रहने लगते हैं, क्योंकि जूजेंथले खाना ऑलरेडी बनाती है। तो वो खाना खाने के लिए हर कोई पा जाते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिप या अदर एनिमल। अब देखते हैं कि पॉलिप के, सॉरी इसके कोरल के लक्षण क्या क्या होते हैं, कोरल रीफ के क्या क्या होते हैं क्वालिटीज। सबसे पहले होता है, वैसे तो कोरल रीफ दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल। किंतु कोरल केवल हार्ड कोरल होते हैं, वही रीफ बनाते हैं। अर्थात एक हार्ड कोरल होता है और एक सॉफ्ट कोरल होता है। किंतु जो हार्ड कोरल होता है वही केवल रीफ बनाता है। अर्थात जूजेंथले आके केवल हार्ड कोरल पे ही रहते हैं। तो इस प्रकार वह कोरल रीफ का निर्माण करता है। देखिए, अधिकांश जो कोरल रीफ होती हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब हो गया कि सपोज कीजिए कि ये अर्थ है और जो ये विषुवत है, इसके जो इस यहाँ पे क्षेत्र है ये होगा ट्रॉपिकल। और थोड़ा सा और एरिया को ले लिया जाए तो ये होगा सब ट्रॉपिकल। तो इसी एरिया में अधिकतर एल्गी पाई जाती है, सॉरी अधिकतर कोरल रीफ पाई जाती है। किंतु यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मानना है कि ट्रॉपिकल की अपेक्षा कोल्ड वाटर में कोरल रीफ ज़्यादा है। कोल्ड वाटर कहाँ पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि कोल्ड वाटर ध्रुवों पे पाए जाएंगे, यहाँ पे। तो UNEP का मानना है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की अपेक्षा कोल्ड वाटर में कोरल रीफ ज़्यादा पाई जाती है। किंतु वर्तमान में सर्वमान्य परिभाषा यही है कि कोरल रीफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। ये प्राय छिछले जल में पाए जाते हैं। छिछले जल में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत समुद्र के गहराई तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संसरण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकाश समुद्र की एक निश्चित गहराई तक ही पहुँच सकता है। तो ये
बहुत छिछले जल में ही पाए जाते हैं और पारदर्शी जल में पाए जाएंगे। पारदर्शी जल का संबंध सीधा सीधा है, यदि नीचे तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो O2 नहीं बनेगा, O2 नहीं बनेगा तो जूजेंथले भी नहीं अडाप्ट कर पाएगी, और जो पॉलिप है पॉलिप भी अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उस जल का छिछला होना जरूरी है, पारदर्शी होना जरूरी है, और गर्म पानी में ही ये प्राय पाए जाते हैं। अब गर्म पानी में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये इनकी अडाप्टेशन है। अब इनकी एडेप्टेशन गर्म पानी ये है तो गर्म जल में ही ये पाए जाते हैं, यही इनका आदर्श आवास होता है। कोरल की जैव विविधता और उत्पादकता दोनों बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों ने देखा कि कोरल की जैव विविधता उत्पादकता क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो जूजेंथले एल्गी होता है, ये जो जूजेंथले एल्गी है ये ऑलरेडी खाना बनाती है। तो ये खाना बनाती है तो काफ़ी सारे एनिमल इंक्लूडिंग पॉलिप भी इस खाने को पा जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी वहाँ तो ऑटोमेटिक वहाँ की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी। जूजेंथले शैवाल O2 बनाता है जिससे कई अन्य जीव यहाँ पर जीवित रहते हैं। प्रदूषण मुक्त जल भी इनका आदर्श स्थान होता है। यदि इनके जल में प्रदूषण होता है तो धीरे धीरे ये डिग्रेड होने लगते हैं और अंततः ये खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोरल रीफ कितने प्रकार के होते हैं। तो कोरल रीफ इनकी अवस्थिति के अनुसार, यानी कि इनके लोकेशन के अनुसार, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लोकेशन के अनुसार, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग को आप देवनागरी में लिख दीजिएगा ऐसे ही, फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है कि ये समुद्र में टापू जैसे निकले होते हैं। ऐसे सपोज कीजिए कि ये सतह है और ये सतह है और ये ऊपर कोरल रीफ ये निकला हुआ है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जापान, सखालीन, ये सब जो द्वीप हैं ये कोरल रीफ के द्वीप ही हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है कि ये धीरे धीरे जल के बाहर टापू के रूप में निकले होते हैं। इंडिया में ये अंडमान एंड निकोबार में इस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं फ्रिंजिंग कोरल रीफ। दूसरा है पैच रीफ। यह नुकीला आकार का उभार होता है। यह भी समुद्र में एक उभार ही होता है। सपोज कीजिए कि ये समुद्री सतह है किंतु यह नुकीला आकार का उभार होता है, इस टाइप का उभार होता है। तो ये क्या है? पैच रीफ, पैच कोरल रीफ। और तीसरा है बैरियर रीफ। यह पहाड़ी नुमा उभार होता है। यह भी सतह में ही होता है लेकिन यह पहाड़ी नुमा उभार होता है। पहाड़ी नुमा कैसे होता है कि एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इधर से हवा आने के लिए एक बैरियर का काम करेगा और इधर से हवा आने के लिए भी एक बैरियर का काम करेगा। तो इसको कहते हैं कि यह पहाड़ी नुमा होती है जिसमें हवा का अवरोध बन जाता है, इसलिए इसे बैरियर कहते हैं। और चौथा है एटॉल। एटॉल इसमें टापू जल में भी डूबा होता है। तीसरा है एटॉल। तो ये भी सतह पे ही होता है किंतु इसमें जो टापू होता है वो जल के भीतर ऐसे ही डूबा रहता है, बाहर दिखता नहीं किंतु ये अंदर मौजूद होता है। तो ये था कोरल के 4 प्रकार। पहला था फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा था पैच रीफ, तीसरा था बैरियर रीफ और चौथा था एटॉल रीफ। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीच। सबसे पहले समझते हैं कि प्रवाल विरंजन है क्या। देखिए विरंजन यानी कि ब्लीचिंग, प्रवाल कोरल ब्लीचिंग। देखो ब्लीचिंग को हम लोग पहले ही जानते हैं कि ब्लीचिंग का यूज कपड़ा धोने में होता है, तो ब्लीचिंग का संदर्भ कहीं ना कहीं कुछ धोने से ही होगा। तो हम लोग को पता है कि जो प्रवाल होते हैं वो बहुत ही रंग रंगीन होते हैं। इनका यही रंग छूट जाना, यही रंग इनसे अलग हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन। या कई कारणों से होता है लेकिन सरल शब्दों में प्रवाल विरंजन का अर्थ इतना ही होता है कि कोरल रीफ का कलरलेस हो जाना, रंगहीन हो जाना ही प्रवाल विरंजन कहलाता है। यह निम्नलिखित कारणों से होता है जिसमें हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला कारण है कि तापमान का ज़्यादा होना। देखिए हम लोग को पता है कि ये गर्म जल में पाए जाते हैं। गर्म जल में ये प्रवाल भित्ति जो है वो गर्म जल में पाए जाते हैं, किंतु यदि इसमें इतना गर्म जल डाल दिया जाए कि ये उसे टॉलरेट ना कर पाएँ, बर्दाश्त ना कर पाएँ, जैसे कि औद्योगिक कचरा जो होता है, कई बार जल को रिसाइकिल, कई बार क्या कॉमनली यही होता है कि जल को बिना रिसाइकिल किए ही नदी में डंप कर दिया जाता है, और अगर वो गर्म जल जाके समुद्र में पहुंचती है तो क्या होता है कि वहाँ के प्रवाल विरंजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है पोषक तत्व में वृद्धि। देखिए पोषक तत्व हम लोगों ने लेक इकोलॉजी में यानी कि झील पारितंत्र में हम लोगों ने समझा था
कि पोषक तत्व कृषि भूमि से यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब जो है ये बह के आते हैं झील में, और इस प्रकार झील के ऊपर क्या होता है, एक एल्गी ऊपर छा जाती है और यहाँ पे प्रकाश जाना बंद हो जाता है और इस प्रकार नीचे के जीव मर जाते हैं। तो अंततः क्या होती है कि उस लेक इकोसिस्टम को ही वो खराब कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। तो ये पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो समुद्र के सतह पर भी एल्गी ज़्यादा हो जाएगी और इस प्रकार प्रकाश नीचे पहुँचना नहीं पाएगी। प्रकाश नीचे नहीं पहुँचेगी तो जो जूजेंथले एल्गी है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी तो पॉलिप को खाना नहीं दे पाएगी। तो अंततः क्या होगा, जूजेंथले भी डाई हो जाएगी, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और पॉलिप की भी मृत्यु हो जाएगी। अगला है प्रदूषण। देखिए प्रदूषण अगर ज़्यादा होगा तो प्रदूषण हानिकारक होता है। तो हम लोग को पता है कि इसे प्रवाल जो भित्ति होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो इसलिए प्रदूषण से भी ऐसा हो सकता है। फिर अगला है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि अगर जल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जल का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक निश्चित टेम्परेचर तक तो प्रवाल उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद में उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी और प्रवाल व्यंजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला है अवसादीकरण, सेडिमेंटराइजेशन। देखिए नदियाँ अवसाद लेके आती हैं समुद्र में। सपोज कीजिए कि ये समुद्र है ये, और ये नदी लेके आती है अवसाद को, किंतु यदि अवसाद बहुत ज़्यादा आ जाता है और यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि ये प्रवाल भित्ति है, तो ये अगर अवसाद जाके प्रवाल भित्ति से टकराता है तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रवाल व्यंजन होना शुरू हो जाता है। एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है प्रवाल भित्ति की कि ये हमेशा खारे जल में पाई जाती है, हमेशा खारे जल में पाई जाती है, मेरीन वाटर में पाई जाती है। किंतु जब कई बार नदी ज़्यादा पानी लेके आ जाती है तो नदी में हम लोग को पता है कि स्वच्छ जल होता है, यानी कि पीने योग्य जल होता है। तब यदि खारे जल में पीने योग्य जल की मिलावट हो जाएगी तो उस समुद्री जल का खारापन जो होगा वो कम हो जाएगा, और खारापन कम होगा तो यानी कि स्वच्छ जल की मात्रा उसमें बढ़ेगी, और जैसे ही स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे प्रवाल भित्ति इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे प्रवाल व्यंजन होता रहेगा। इसके अलावा ऑयल स्पिलेज, यानी कि ऑयल स्पिलेज, ऑयल स्पिलेज उसे कहते हैं कि जब भारत तेल का इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है तो कई बार क्या होता है कि शिप से तेल का रिसाव हो जाता है और वो तेल बह के जाके कोरल रीफ पे जाके पहुंचता है। तो उस तेल का साइड इफेक्ट ये होता है कि वहाँ भी प्रवाल व्यंजन शुरू हो जाता है, या फिर कॉपर, आर्सेनिक, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो वहाँ पे पहुँचते हैं प्रवाल भित्ति के पास तो भी प्रवाल व्यंजन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्या होता है, पैथोजन। पैथोजन का मतलब अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया ऐसा पहुंच गया जिसके कारण पॉलिप को कोई संक्रमण हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो भी प्रवाल व्यंजन शुरू हो जाता है। तो ये था प्रवाल व्यंजन। अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रवाल व्यंजन क्या है और कैसे होता है, कोरल रीफ क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। किंतु अब हम लोग देखेंगे कि प्रवाल व्यंजन को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार ने पहला कदम सबसे पहले उठाया है कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन इस वर्ष यानी कि प्रीलिम्स 2020 में बहुत चर्चा में रहा है, तो ये आप लोग खुद ही देखिएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सेकंड में कौन सी हो सकती हैं और थर्ड में कौन सी हो सकती हैं। ये आप लोग के करंट अफेयर्स का ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग केवल रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे कि कोरल रीफ को बचाया जा सके। तो पहला है कोस्टल रेगुलेशन जोन, दूसरा है सोसाइटी ऑफ द इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो तटीय समाज है उस समाज में अवेयरनेस फैलाया जाए, जागरूकता फैलाया जाए कि वो लोग तटों का एक एकीकृत प्रबंधन करें जिसके माध्यम से हम लोग प्रवाल को विरंजित होने से बचा सकें। अगला है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान का मेन थीम यही था कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। क्यों गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, आखिर जब प्रवाल भित्ति समुद्र में है तो गंगा को क्यों मुक्त करना, इसलिए मुक्त करना क्योंकि गंगा भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर ये प्रदूषित होगी तो बंगाल की खाड़ी में जितनी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएंगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को सोर्स पे ही काम करना है कि गंगा एक्शन प्लान के द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। ये प्रोग्राम चला गया था 1998 में। गंगा
गंगा की सफाई की बात बहुत पहले से चल रही है। वो बात अलग की है कि अभी तक इसे ग्राउंड लेवल पर 100% नहीं उतारा जा सका है। ये था गंगा एक्शन प्लान। और अगला था मिशन क्लीन गंगा। इसका भी उद्देश्य यही था कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। तो सवाल उठता है कि जब एक प्रोग्राम ऑलरेडी था ही तो दूसरा प्रोग्राम क्या हुआ। तो आपको पता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो नए नए स्कीम चलते रहते हैं। तो ये हो गया गंगा एक्शन प्लान, मिशन क्लीन गंगा। और अगला है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसका मतलब ये होगा कि गंगा के क्षेत्र में जो भी उसका सिंचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं उसको मैनेज करना, उसका निस्तारण करना और इस संदर्भ में जन जागरूकता फैलाना कि लोग कम से कम प्रदूषण करें जिससे कि प्रवाल भित्ति को बचाया जा सके। तो ये थी सरकार के कुछ पहल। किंतु नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को 2016 में सरकार ने समाप्त कर दिया और एक क्लीन गंगा करके एक नया मंत्रालय क्रिएट किया गया। हालांकि अब तो उसका भी विलय करके एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। किंतु 2016 में सरकार ने एक गंगा को सफाई संबंधित एक मंत्रालय का निर्माण किया था। तो ये था प्रवाल विरंजन। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रवाल विरंजन कोरल रीफ है क्या, कितनी प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्रवाल विरंजन क्या है, प्रवाल विरंजन को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अगला चैप्टर है या यूँ कहें कि अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर ये शंकर IAS में चैप्टर नंबर 5 है ये पर्यावरणीय प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ई वेस्ट मैनेजमेंट या जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि हो गया या अन्य प्रकार के प्रदूषण, उन सबको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, सपोज कीजिए कि H2O है, ये है H2O। ये H2O जल जब ही तक है जब तक ये अपने संतुलन में, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, जब तक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल रहेंगे तब तक तो ये अपने आप में जल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ अवांछित, यानी कि इन दोनों के अलावा कुछ भी मिलाया गया तो ये जल ना रह के कुछ और बन जाएगा, या कुछ और ना मिलाया जाए किंतु इन्हीं के अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कि H2 है तो O2 भी मिला लिया जाए। तो जैसे ही ये किया जाएगा वैसे ये जल ये ना रह के कुछ और हो जाएगा। तो हमारे भौतिक पर्यावरण में कोई भी अवांछित पदार्थ मिलना ही प्रदूषण है, और यही अवांछित पदार्थ जो मिलता है उसको प्रदूषक कहते हैं। अवांछित का मतलब होता है अनवांटेड, जिसे हम नहीं चाहते हैं कि वो मिले, तो जैसे ही वो मिलता है उसे तो ये था पर्यावरणीय प्रदूषण का परिभाषा। यानी कि हमारे भौतिक पर्यावरण में किसी भी अवांछित चीज का मिलना ही पर्यावरण प्रदूषण है, और जो ये अवांछित चीज मिलता है इसको हम लोग कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषक को हम कई भागों में बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण हम कई रूप में कर सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण का आधार अलग अलग होगा। जैसे कि हमारा पहला आधार है स्वरूप के आधार पे। स्वरूप के आधार का मतलब ये हुआ कि ये जब हम प्रदूषण करते हैं चाहे अनचाहे रूप से, तो ये वातावरण में जाके किस रूप में रहता है, तो जिस रूप में रहता है इसके आधार पर हम लोग इसे 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि इसमें स्वरूप के आधार पर इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक प्रदूषण, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब ये है कि जिस रूप में हम प्रदूषण करते हैं वो उसी रूप में जाके पर्यावरण में विद्यमान रहता है। जैसे कि हम CO2 को CO2 छोड़ते हैं तो CO2 जाके ऊपर CO2 के रूप में ही रहता है, ना कि दूसरे के रूप में रहता है। तो स्वरूप के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। पहला था प्राइमरी प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक का मतलब ये हो गया कि जो हम प्राइमरी प्रदूषक करते हैं वो प्रदूषक आपस में क्रिया करके किसी थर्ड मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और वो जाके पर्यावरण को हार्म करता है। इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, फैक्ट्री से निकलता है NOx। NOx का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो फैक्ट्री से NOx निकलता है और हमारे वातावरण में हाइड्रोकार्बन यानी कि HC मौजूद है। तो ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है और ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। किंतु प्राइमरी प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषण और प्राथमिक प्रदूषण आपस में क्रिया करके ये बना लेते हैं
पेरऑक्सी नाइट्रेट, यानी कि पैन इसको कहते हैं। तो ये बना लेता है पेरऑक्सी नाइट्रेट, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक गैस है, बहुत ही घातक रसायन है। तो क्या हुआ, प्राइमरी प्रदूषक और प्राइमरी प्रदूषक ने क्रिया किया और कोई थर्ड मॉलिक्यूल बना, वो जाके पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैन, और यही है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वो है कि उसी रूप में विद्यमान रहती है, कि लेकिन द्वितीयक प्रदूषक वो है जो प्राइमरी प्रदूषक कई क्रिया करते हैं, वो जाके आसमान में जाके रिएक्शन करते हैं और एक नया प्रदूषक तैयार कर लेते हैं। तो यह है पैन। तो ये था अपना स्वरूप के आधार पे कि ये जाके वातावरण में किस रूप में रहता है, इसके आधार पे इसे दो भागों में बांटा गया था। अगला है प्रकृति में ये कैसे अपना अस्तित्व बना रखता है, इसके आधार पे इसे दो भागों में बांटा गया है। प्रकृति में अस्तित्व के आधार पर का मतलब ये हुआ कि ये प्रकृति में अगर एक लेवल तक रहता है तो वो हानिकारक गैस नहीं होती है, किंतु एक लेवल से ऊपर जाती है तो हानिकारक गैस हो जाती है। तो प्रकृति में अस्तित्व के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, और दूसरा है गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। तो मात्रात्मक में ये होता है कि यह एक मात्रा तक पर्यावरण में ऑलरेडी रहता है किंतु हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में बात किया है कि CO2 पर्यावरण में ऑलरेडी 0.02% है, किंतु यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। किंतु जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि प्रेजेंट में 0.03% है, तो जब इसकी मात्रा बढ़ गई तो आज ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो अगर मात्रा बढ़ गई तो इसको हम लोग कहेंगे मात्रात्मक। तो ये पहला हो गया मात्रात्मक। दूसरा है गुणात्मक। गुणात्मक में ये होता है कि यह प्रकृति में पहले से उपलब्ध ही नहीं होता है, इसको हमने खुद बाय खुद क्रिएट किया है, और जो कि पर्यावरण को डे बाय डे प्रदूषित कर रहा है। जैसे कि कीटनाशी इंसेक्टिसाइड जो है, ये पहले से पर्यावरण में था नहीं, किंतु हमने इसे क्रिएट किया, इसकी गुणवत्ता को मैंने खुद ब खुद बनाया, और पर्यावरण डे बाय डे डिके हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, क्षरित हो रहा है। तो प्रकृति में इनके अस्तित्व के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। तो ये था प्रकृति में अस्तित्व के आधार पर इसका विभाजन। अगला है निस्तारण के आधार पर। निस्तारण में यह होता है कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, यानी कि यह प्रदूषण हो गया है तो इसे कैसे समाप्त किया जाए, इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है जैव निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा है जैव अनिम्नीकृत यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकृत का अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रदूषक जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसे पुनः उसी भाग में लौटा देते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी था उसको उसी रूप में फिर पर्यावरण को वापस कर देते हैं जिस रूप में वो शुरू में बना था। तो ऐसे को कहते हैं जैव निम्नीकृत। ये सूक्ष्म जीवों से निम्नीकृत हो जाते हैं, जैसे कि पेपर है, लकड़ी है, ये सब निम्नीकृत हो जाते हैं। किंतु इसी में दूसरा है जैव अनिम्नीकृत, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज से फिर टूटते नहीं हैं, जिस रूप पे हम लोग छोड़ते हैं उसी रूप में हमेशा मिलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, अब प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं सकता, तो इसको हम लोग कहते हैं जैव अनिम्नीकृत। प्लास्टिक है, क्रोमियम है, लेड है, जितने भी हैवी मेटल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, अजैव निम्नीकृत होते हैं। तो निस्तारण के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकृत और दूसरा है अजैव निम्नीकृत। तो ये था निस्तारण के आधार पर इसका विभाजन। अगला है उत्पत्ति के आधार पर या उद्भव के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रदूषक कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, इसके आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्राकृतिक और दूसरा बांटा गया है मानवजनित, यानी कि नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में क्या होता है, ज्वालामुखी जब आती है तो ज्वालामुखी से भी प्रदूषण होता ही होता है, उससे CO2 निकलता है, आई थिंक उससे मीथेन भी निकलता है, तो उससे कई सारे गैसें निकलते हैं, किंतु प्रकृति उसे अपने संतुलन में फिर बना लेती है। किंतु जब मानव जनित प्रदूषण होता है तो प्रकृति अपना संतुलन नहीं बना पाती है, तो वो डे बाय डे जो गैसेस का संतुलन है वो पर्यावरण में बिगड़ता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जो कि बहुत ही सीवियर हो जाती है। जैसे कि हर साल हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर के माह में दिल्ली में, चेन्नई में और ऐसे ही जो भी
महानगर हैं वहाँ पे प्रदूषण एक स्तर से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दो भागों में बटा गया है, प्राकृतिक और मानव जनित। मानव जनित में क्या है, नगरीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या का बहुत बढ़ना, औद्योगिकरण, इन सब कारणों से भी जो प्रदूषण होता है उसको कहते हैं मानव जनित प्रदूषण। और प्राकृतिक प्रदूषण वो है जैसे कि ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब आते हैं। तो भले ही सुनामी से वायु प्रदूषण ना होता हो कि किंतु कुछ मात्रा में मृदा प्रदूषण या अन्य प्रकार के प्रदूषण होते ही होते हैं। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण। तो ये हो गया प्रदूषण का विभाजन, प्रदूषण का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। सबसे फर्स्ट आप आज हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे पर्यावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% ऑर्गन है, 0.93% आर्गन है, और 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए बट है 0.03%। तो इन ये जो गैसेज हैं ये प्राकृतिक रूप से हमारे पर्यावरण में पाई जाती हैं। जब इन्हीं का संतुलन बिगड़ जाता है तभी हम लोग कहते हैं कि अब वायु प्रदूषण हो गया है। तो वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, नियान, क्रिप्टान, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, इन सब गैसों का जो संतुलन है जो प्राकृतिक रूप से हमारे पर्यावरण में पाया जाना चाहिए, जब ये अपने संतुलन इनका डे बाय डे बिगड़ जाता है मानव जनित समस्याओं के चलते, तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें सबसे पहला इसको कहते हैं वायु प्रदूषण। तो ये था वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में भी प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, हम लोग को पता है। पहला होगा तो प्राकृतिक होगा और दूसरा होगा तो मानव जनित होगा। प्राकृतिक में क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, वाष्प वेपर बन के निकलेगा, वो प्रदूषक हो गया। फिर ज्वालामुखी विस्फोट होगा, वो प्रदूषक होगा। सड़ने गलने से जो SO2 निकलता है, NOx निकलता है, CH4 निकलता है, ये सब प्रदूषक होगा। और मानव जनित में क्या होगा, मानव जनित में होगा जो किचन से या इंडस्ट्री से या ऑटोमोबाइल से, इन सब से जो गैसें निकलती हैं और पर्यावरणीय गैसों का संतुलन जो बिगाड़ देती हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग मानव जनित प्रदूषण। तो ये था आज का डिस्कशन। और अगला हम लोग एक देखेंगे MCQ, जिसमें है कि जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है। ऑप्शन ए है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर के मापने के लिए। ऑप्शन बी है वन पारिस्थितिकी के तंत्र में ऑक्सीजन स्तर के अभिकल्पित करने के लिए। अभिकलन का मतलब होता है जांच करने के लिए। ऑप्शन सी है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के आगमन के लिए। ऑप्शन डी है उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तर का आकलन करने के लिए। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, बहुत ही एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन को जांचने के लिए यह एक मानदंड होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की डिस्कशन। अगली वीडियो में हम लोग वायु प्रदूषण को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि इस पे कौन कौन से प्रदूषक होते हैं और उसका मानव स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सोर्स क्या क्या है, और उससे मिटिगेट करने के लिए, उसका शमन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो हम लोग ये सब पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद में हम लोग समझेंगे कि जो गवर्नमेंट ने अबाउट 2011 में जो एक मानदंड बनाया था कि वायु प्रदूषण क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है, तो हम लोग उसे डिटेल समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।